आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्वालामुखी। तो सबसे पहले ज्वालामुखी का अर्थ देखते हैं। ज्वालामुखी का अर्थ क्या है? ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके मुख से ज्वाला या आग निकलती हो। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसके मुख से ज्वाला या आग निकलती हो, अर्थात पृथ्वी के छिद्र या बिंदु से ज्वाला का निकलना। हमने क्या कहा? शाब्दिक अर्थ जिसके मुख से ज्वाला या आग का निकलना। ठीक है, अर्थात पृथ्वी के छिद्र, मतलब पृथ्वी पर कोई ऐसी दरार है या कोई ऐसा बिंदु केंद्र है ना, जिसके मुख से या जिससे ज्वाला या आग निकलती हैं, ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ क्या था? जिसके मुख से ज्वाला या आग का निकलना। अब ऐसे देख सकते हैं, ये पृथ्वी है। जब कोई आंतरिक घटना होने के कारण इसमें दरार पड़ती है और इस दरार से क्या तप्त गैस व तरल पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, दरार से तप्त गैस व तरल पदार्थों का निकलना क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया क्या है? वार्सेस्ट महोदय में जिन्होंने कहा कि ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी के अंदर गर्म या तप्त गैसीय पदार्थों का बाहर निकलना, जो ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत वार्सेस्टर कहते हैं पृथ्वी के भीतर गैसीय पदार्थों का धरातल पर उत्पन्न होना। वार्सेस्ट महोदय क्या कहते हैं? पृथ्वी के भीतर जो गैसीय पदार्थ हैं उनकी धरातल पर उत्पन्न होना या धरातल पर आना, जो क्रिया गैसीय भीतर से गैसीय पदार्थों का उत्पन्न होकर धरातल पर आना ही क्या कहलाता है? ज्वालामुखी क्रिया। एक है वुलरिज व मॉर्गन।
वॉरसेस्टर ने तो क्या कहा, पृथ्वी के भीतर गैस ये पदार्थों की उत्पत्ति होना और धरातल पर इनका प्रकट होना, उत्पन्न या प्रकट। ठीक है। अब वुलरिज व मॉर्गन महोदय कहते हैं कि पृथ्वी के भीतर या आंतरिक भाग में पदार्थों की उत्पत्ति से लेकर धरातल के ऊपर व नीचे जो क्रिया होती है उसको ही क्या कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया। वुलरिज मॉर्गन ने क्या कहा, पृथ्वी के भीतर व आंतरिक भाग में जो पदार्थों की उत्पत्ति हो रही है, जैसे गैसीय, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ जो भी बन रहे हैं, उनका धरातल के ऊपर व नीचे, दोनों धरातल के ऊपर मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसका आंतरिक भाग है, इसमें जो क्रिया चल रही है, इस क्रिया को और ऊपर प्रकट होने वाली क्रिया को मिलाकर जो क्रिया, संपूर्ण क्रिया चल रही है, उसको क्या कहा, ज्वालामुखी क्रिया। का क्रम देखते हैं समय के अनुसार, अवरोही क्रम। ज्वालामुखी के प्रकट होने पर पदार्थों का अवरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम। भाई ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तो सबसे पहले कौन सा पदार्थ आया, गैस आया या तरल पदार्थ आया, जो भी, फिर उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा। ठीक है। फर्स्ट, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सबसे पहले कौन सा पदार्थ आता है, ये धरातल है। अब इसको तोड़ के क्या सबसे पहले गैस आती है, गैस। तो इस भाग को तोड़कर गैस का सबसे पहले प्रकट होती है। फिर सेकंड पे जब इस भाग को तोड़ेगी तो यहाँ जो ठोस भूप्रपट्टी है उसको तोड़ के निकलेगी, तो उसके टुकड़े, ठोस पदार्थों के टुकड़े गिरते हैं, तो ठोस पदार्थों का। फिर इसके जस्ट बाद क्या आता है, तरल पदार्थ। अब ऐसे देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और हमने बात की थी आंतरिक भाग में क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो मेंटल में 100 से 400 किलोमीटर के बीच के भाग को क्या कहा हमने, दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वो किससे होते हैं, 100 से 400 किलोमीटर के बीच दुर्बलता मंडल से।
अब बात आती है कि भाई ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो तरल पदार्थ आता है, और हमने यहाँ क्या कहा था कि सेमी मेल्ट है दुर्बलता मंडल, और यहाँ हमें पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं तरल। तो पृथ्वी के दबाव के कारण, प्लेटों के दबाव के कारण क्या है, ये पदार्थ जुड़े रहते हैं, पिघलते नहीं है। अब जब यहाँ चटकन होगी, प्लेटों का मूवमेंट इधर उधर होगा, तो दबाव कम हो जाएगा, और दबाव कम होने के कारण ये जो नीचे का पदार्थ है ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाता है। तो सबसे पहले गैस से आई, फिर ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ। अब बात आती है गैस की। तो गैस में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है? जलवाष्प। जलवाष्प 60 से 90% गैसों में किसका होता है? जलवाष्प का। फिर सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड सल्फर। इन गैसों की उत्पत्ति होती है। फिर बात आती है ठोस पदार्थ। अब ठोस पदार्थों के क्रम में सबसे फर्स्ट ज्वालामुखी राख, सेकंड ज्वालामुखी धूल, थर्ड स्कोरिया, फिर लैपीली, और 5वें ज्वालामुखी बम। हमने क्या कहा? सबसे पहले ज्वालामुखी राख घर वाली नहीं, ज्वालामुखी राख। यहाँ हमने इसलिए लिखा है ज्वालामुखी उद्गार होता है उस समय जो पदार्थ राखीय पदार्थ होता है। फिर धूल कण, कौन से? ज्वालामुखी, अपने सड़क वाले धूल कण नहीं, ज्वालामुखी धूल कण। फिर स्कोरिया, लैपिली और ज्वालामुखी बम। फिर बात आती है तरल पदार्थ। जब प्लेटों का दबाव हटता है तो जो पदार्थ होता है वो मेल्ट हो जाता है, और वो मेल्ट पदार्थ आता है सबसे लास्ट में। ऐसे देखते हैं, जब हमारे पिंपल्स होते हैं तो पिंपल्स को फोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या निकलती है? गैस। फिर क्या है? ठोस पदार्थ आता है, और फिर तरल पदार्थ कौन सा होता है? जो रक्त आता है लाल। पिंपल्स से देख लें कि ज्वालामुखी का जो क्रम है वो पिंपल्स में जो क्रम होता है वही ज्वालामुखी में होता है। अब बात आती है कि भाई ज्वालामुखी राख क्या है, धूल क्या है, स्कोरिया क्या है, लैपिली क्या है और बम क्या है। ज्वालामुखी राख व धूल कण, ठीक है। अब बात आती है, इससे तो साफ दिखता है ज्वालामुखी राख तो राख, धूल के कण जो उद्गार होता है उसमें धूल आती है वो। अब आती है स्कोरिया, मतलब ठोस पदार्थ है ना, उसमें इसका आकार किसके? चने के समान होता है। जो भी ठोस पदार्थ होता है उसका आकार किसके समान मिलेगा? चने के समान। और चने के समान ठोस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? स्कोरिया। बात आती है लैपिली। ये मटर का दाना होता है अपना, उसके समान इसका आकार मिलेगा, मटर के दाने के समान, या फिर कंची, कांच की गोली,
क्या, कांच की गोली या फिर अखरोट। लेपिली क्या है, मटर, कांच की गोली और अखरोट के समान जो आकार मिलेगा ठोस पदार्थ का उसको क्या कहेंगे हम, लेपिली। और ज्वालामुखी बम त्रिकोणाकार या नुकीली, नुकीले जो पदार्थ होते हैं उनको हम नाम देंगे ज्वालामुखी बम। जो त्रिकोणाकार हैं ऐसे, त्रिकोणाकार, और कैसे, नुकीले, त्रिकोणाकार और नुकीले पदार्थों को हमने क्या कहा, ज्वालामुखी बम। अब बात आती है, एक टर्म्स आता है टेफ्रा। टेफ्रा या टफ, दो टर्म्स हैं। जब ज्वालामुखी व धूल के कण का जमाव होता है उसको क्या कहेंगे, टफ। इन दोनों के जमाव को क्या कहेंगे, टफ। ठीक है, जब इन दोनों के जमाव के साथ वर्षा जल का मिलना तो इस टेफ्रा को क्या कहेंगे, न टफ को क्या कहेंगे, टेफ्रा। इसमें क्या है, वर्षा जल, और इसमें ज्वालामुखी राख व धूल के कण का जमाव तो टफ कहलाता है, और ज्वालामुखी राख व धूल के कण व वर्षा जल को टेफ्रा। ठीक है, ये टर्म्स थी जिससे सीधा प्रश्न पुटअप होता है, ज्वालामुखी राख क्या है, स्कोरिया क्या है, ऐसे दे देगा ठोस पदार्थ, फिर गैसीय पदार्थ, फिर तरल पदार्थ। अब इसमें दे दिया जलवाष्प, इसमें दे दिया स्कोरिया, इसमें दे दिया वर्षा जल। अब सुमेलिखित करवाएगा, है ना, तो हमें पता होना चाहिए गैस क्या है, ठोस पदार्थ क्या है, तरल पदार्थ क्या है। आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।